वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की हमारी इस सीरीज़ में अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और साथ ही आई बटन में भी उसका लिंक दिया गया है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और उसको ज़रूर देख लें, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने जो है इस लेक्चर की शुरुआत की थी 2500 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता से। वहाँ हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे उदय हुआ था। उसमें हमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं सिंधु घाटी की उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो है 1500 बीसी में ऋग्वैदिक पीरियड का प्रारंभ होता है। जो आर्यन जो है वो कैस्पियन सी से निकलकर हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए भारत में आते हैं और नॉर्थ एरिया में स्टार्टिंग फेज में शेल्टर लेते हैं। और सप्त सिंधु नदी यानी कि 7 नदियों का जो मिला हुआ क्षेत्र था वहाँ पर आर्यन अपनी स्टार्टिंग जो करते हैं, शुरुआत में अपनी गांव को जो है वहां पर बसाते हैं। और उसके बाद 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक पीरियड चलती है। और 1000 बीसी के बाद हमने देखा था कैसे 1000 से 600 बीसी में लेटर वैदिक काल का आरंभ होता है और उसमें जो है समाज में धीरे धीरे जो है परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। वर्ण व्यवस्था के और कास्ट सिस्टम जो है वो जो है समाज में प्रस्तावित हो जाती है या फिर इंट्रोड्यूस हो जाती है। और महाजनपद बनते हैं, 16 महाजनपद बनते हैं। उसमें से जो है मगध सबसे शक्तिशाली होता है, बाकी के 15 महाजनपद को जीत जाता है। अलेक्जेंडर उसके बाद जो है भारत में इन्वेजन करते हैं महाराजा पोरस द्वारा। उनको झेलम नदी के किनारे हुई लड़ाई में या फिर बैटल ऑफ हाइडस पास जिसको कहा जाता है में अलेक्जेंडर को रोका गया था। हालांकि उसमें पोरस की हार हो गई थी, लेकिन फिर भी जो पोरस की जो वीरता है, पोरस की जो लड़ने की जो कुशलता थी, उससे अलेक्जेंडर इतने प्रभावित होते हैं कि उनका सारा जीता हुआ जो क्षेत्र होता है पोरस का वो उनको वापस दे देते हैं और खुद लौट जाते हैं अपने देश ग्रीस की ओर। उसके बाद हमने देखा था बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। और ये सब पढ़ते पढ़ते हम जो है ये जीरो तक पहुंच गए थे। जीरो यानी कि ईसा के जन्म का वर्ष। और उसके बाद हमने देखा था मौर्यन एम्पायर के बारे में, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। फिर जो गुप्ता डायनेस्टी आती है, गुप्ता डायनेस्टी के बाद हमने त्रिपक्षीय संघर्ष जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है, वो भी आपकी ने अभी तक अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देख ले। उसमें हमने कवर किया है कैसे गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश और दक्षिण के जो शासन वंश थे उनके बीच में कैसे कन्नौज के लिए लड़ाई होती है और जो जीतता है उसका आधिपत्य जो है उसका शासन कन्नौज पर स्थापित हो जाता है। कन्नौज उस समय एक काफी महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था क्योंकि वो गंगा नदी के घाट जो थी, गंगेटिक प्लेन जो थे वहां पर स्थित था। और वो एरिया जो है वो लौह अयस्क आदि के मामले में काफी महत्वपूर्ण था। देखिए मगध जो है, मगध ने बाकी 15 जनपद पर जो विजय प्राप्त की थी उसका जो एक प्रमुख कारण है वो है क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आयरन ओर्स और अन्य आदि मिनरल्स जो है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में, जिससे मगध के जो जो भी राजवंश ने मगध पर शासन किया था उसको जो है हथियार बनाने के लिए लोहा, तांबा आदि आसानी से मिल जाता था और उनके पास काफ़ी बेहतर और आधुनिक हथियार होते थे बाकी महाजनपद के मुकाबले में। तो त्रिपक्षीय संवाद जो है वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक था और वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे, या हम लोग जो है इस लेक्चर में एक मेगा टेस्ट होगा आप सभी का, कि इससे आपको अपने आप को जांचने में सुविधा मिलेगी कि आपने जो अभी तक जो वीडियोस देखे हैं वो सही से अगर देखा है कि नहीं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और अगर आपको नहीं आते तो आपको ज़रूरत है क्विक रिवीजन की। आप सारे वीडियो को दोबारा से देख लें और अपना रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेगा टेस्ट ऑन एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री लेक्चर 4। हमारा पहला प्रश्न जो है वो है किस सिंधु घाटी की खोज करने वाला पहला स्थल था, मतलब विच वाज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर्ड। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स में सबसे पहले हुई थी 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है
हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है और इन्हीं को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन? हड़प्पा सभ्यता की खोज डैश में की गई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1875 या ऑप्शन डी 1922 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजो दाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाई? मोहनजो दाड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल मजुमदार, ऑप्शन सी है ए घोष या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जो है वो मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से जो है हमें एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी मिली है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वो किस हड़प्पन साइट से मिली थी या फिर ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदाड़ो जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मोनूमेंट्स ऑफ डेड्स। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता था। तो मोहनजोदाड़ो आपका आंसर होगा, उसके लिए सही आंसर जो होगा मोहनजोदाड़ो होगा। अगला प्रश्न है, झांगर और झुकर कल्चर वाज रिलेटेड टू? झांगर और झुकर जो है वो सभ्यता जो है या संस्कृति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चानूदारो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी रोपर या ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चानूदारो। झांगर झुकर कल्चर जो है वो चानूदारो में देखने को मिलता था। अगला प्रश्न है, चानूदारो वाज डिस्कवर्ड इन? चानूदारो की खोज जो है कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1930 या ऑप्शन डी 1934। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1931। चानूदारो की खोज 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए घाघर, बी भोगवा, सी रावी या डी इंडस। तो देखिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए घाघर। कालीबंगन जो है घाघर नदी के किनारे स्थित था और कालीबंगन जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी जब तक कि राखी ग्राही का खोज नहीं किया गया था। और कालीबंगन को जो है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज नोन एज द थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये अभी हमने कवर किया, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कालीबंगन। अगला प्रश्न है, डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच हड़प्पन साइट्स? डॉकयार्ड जो है किस हड़प्पा स्थल में पाया गया है? ऑप्शन ए है रोपर, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगन। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक काफ़ी अति आधुनिक सभ्यता थी। वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। वहाँ पे जो है लोग गाँवों में नहीं रहते थे, सिटी में रहते थे। उनका जो प्रमुख पेशा है कृषि तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ वे ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। अब किसके साथ करते थे भाई? तो करते थे हड़प्पा सभ्यता के साथ। उनकी जो आर्किटेक्चर्स थे वो आज के जो हमारे आर्किटेक्चर से इससे भी कई गुना बढ़िया थे। उसी जमाने मतलब आज से करीब 5,500 6,000 साल पहले उन्होंने ग्रिड सिस्टम में अपनी सिटी को जो है प्लान सिटी को ग्रिड सिस्टम में बसाया हुआ था। वहाँ पे जो है डबल स्टोरेज डुप्लेक्स हाउसेस देखने को मिले थे। तो उनके पास जो है ट्रेड जब उनको करना था, वे लोग करते थे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड। तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने बंदरगाह बनाई हुई थी। उनके बकायदा समुद्री जहाज हुआ करते थे, तो इसीलिए उनकी जो डॉकयार्ड भी थी, और वो डॉकयार्ड जो है वो लोथल से मिली है और लोथल जो है वो अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम विच इंडस वैली साइट्स? ग्रेट बाथ जो है किस इंडस वैली स्थल में मिला था या सिंधु घाटी स्थल पर मिला था? ऑप्शन ए राखी ग्रही, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है लोथल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव।
तो जो ग्रेट बात है यानी कि विशाल स्नानाघर है वो मोहनजोदाड़ो से मिला था। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था, वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है विच स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी लिपि संबंधित है? ऑप्शन ए रोमन स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी है देवनागरी स्क्रिप्ट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या फिर चित्रात्मक लिपि। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। जो हमें अवशेष मिले हैं उसमें हमें जो सील्स मिली हैं, वहाँ की जो मोहरें मिली है, उस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां और चित्र अंकित है। तो इसीलिए वहाँ की जो स्क्रिप्ट है उसको चित्रात्मक लिपि के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए भोगवा, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलुज या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर ऑप्शन ए भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल में ही डॉकयार्ड मिला है, ये हमने अभी डिस्कशन कर लिया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए दैमाबाद हो जाएगा। दैमाबाद जो है वो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी पशुपति या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। देखिए ऐसे तो जो हमें अवशेष मिले हैं उसमें ये भी पता चला है कि वो लोग अग्नि, वायु आदि की पूजा करते थे, साथ ही साथ वो कुछ देवियों की भी पूजा करते थे, लेकिन जो प्रमुख उनके देवता मिले हैं वो पशुपति उनको कहा गया है। इसीलिए से इंडस वैली की सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ झेलम रिवर ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। झेलम नदी का जो है ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? ऑप्शन है ए वितस्तता, बी परुस्नी, सी अस्कनी या डी सुदुत्री। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए वितस्तता। झेलम नदी को जो है वितस्तता के नाम से जाना जाता था। परुस्नी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम था, अस्कनी जो है ये चिनाब का प्राचीन नाम था और सुतुद्री जो है ये सतलुज नदी का प्राचीन अपरु। इनकी जो रचना है वो पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, ये देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जो हमें साक्ष्य मिले हैं और जो मान्यताएं हैं उसमें बताया गया है कि ऋग्वेद जो है उसका कंपाइलेशन जो है वो वेद व्यास के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी वेद व्यास। अगला प्रश्न है जैन अवस्था इज होली बुक ऑफ विच ट्राइब। जैन अवस्था किस जनजाति की एक पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन है ए जोरेस्ट्रियन, बी आर्यन, सी नेपोलियन या डी इजिप्टियन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोरेस्ट्रियन। जैन जो है वो जोरेस्ट्रियन ट्राइब की एक पुस्तक थी। जो जोरेस्ट्रियन है ये दरअसल ईरान के रहने वाले थे जिनको पर्शियन भी कहा जाता था, या जो फारसी लोग थे जो भारत में आके बस गए हैं वो जोरेस्ट्रियन ट्राइब के थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेदा पीरियड वाज ऑब्जर्व फ्रॉम। ऋग्वेद काल कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है या माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 से 1000 बीसी, ऑप्शन बी है 1000 से 600 बीसी, ऑप्शन सी है 1200 से 800 बीसी या फिर ऑप्शन डी है 2300 से 1900 बीसी। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 से 1000 बीसी को ऋग्वैदिक पीरियड माना जाता है और 1000 से 600 बीसी को लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स। ऋग्वेद में कितने भजन है? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1025, ऑप्शन सी 1024 या फिर ऑप्शन डी 1029। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1028। ऋग्वेद में जो है कुल 1028 स्रोत है या भजन है और 10 मंडल है। अगला प्रश्न है विच वेदा हैज द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। किस वेदों में गीतों का संग्रह है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद में जो है गीतों का संग्रह देखने को मिलता है। यजुर्वेद जो है इसमें
पूजा पाठ के द्वारा किए जाने वाले सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी जो है अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र और जो आयुर्वेदा है उसका जो ओरिजिन, उसका जो केंद्र है वो ये अथर्ववेद में बताया गया है। आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो अथर्ववेद से ही हुई है, ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा इज इन विच वेदा? आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र वाज टेकन फ्रॉम विच वेदा? गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, द लीडर ऑफ ग्राम इज कॉल्ड डैश इन ऋग्वेदिक पीरियड? ग्राम के नेता को ऋग्वेदिक पीरियड में डैश कहा जाता था? ऑप्शन ए है ग्रामनी, ऑप्शन बी है विशु, ऑप्शन सी है किंग या ऑप्शन डी राजरी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामनी। और ये जो किंग और राजरी है ये राजा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग वैदिक एज समिति वाज? वैदिक युग के दौरान समिति क्या थी? ऑप्शन ए आम लोगों की सभा, ऑप्शन बी बड़ों की परिषद, ऑप्शन सी गांव का समूह या ऑप्शन डी उच्चतम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आम लोगों की सभा। देखिए वैदिक पीरियड में दो प्रमुख सभा हुआ करती थी, जिसको एक को सभा कहा जाता था और एक समिति कहा जाता था। सभा जो है वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी और समिति जो है वो असेंबली ऑफ कॉमन पीपल होती थी या आम लोगों की सभा होती थी। अगला प्रश्न है, निष्का वास, निष्का क्या थी? ऑप्शन ए गोल्ड कॉइन, ऑप्शन बी गोल्ड ऑर्नामेंट, ऑप्शन सी स्कल्पचर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए गोल्ड कॉइन। निष्का जो है वो एक प्रकार के सोने के सिक्के थे। 26 नंबर क्वेश्चन, यह हमारा अगला प्रश्न है, हु वेर अदिति एंड उषा? अदिति और उषा कौन थी? ऑप्शन ए स्त्री देवी, ऑप्शन बी पोएट्स या फिर कवियां, ऑप्शन सी राजकुमारी या ऑप्शन डी रानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फीमेल गॉड्स। जो अदिति और उषा थी वे देवियां थी। अगला प्रश्न है, इन हाउ मेनी कास्ट पीपल वर डिवाइडेड इन लेटर वैदिक एज? जब लेटर वैदिक एज का प्रारंभ हुआ तो समाज जो है कितने कास्ट या फिर जाति में बट गया था? ऑप्शन ए है तीन, सॉरी ऑप्शन ए है चार, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है सात या ऑप्शन डी पांच। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार। देखिए लेटर वैदिक पीरियड में जो है जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको चार भागों में बांट दिया गया था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, उसके बाद आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य और उसके बाद जो है शूद्र। तो उस वक्त जो है हमें चार कास्ट जो है देखने को मिलती थी। अगला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा वाज ऑन? गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 बीसी, ऑप्शन बी 568 बीसी, ऑप्शन सी 500 बीसी या ऑप्शन डी 586 बीसी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 बीसी। गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था और इनका जो जन्म है वो शाक्य वंश में हुआ था। इस कारण जो है इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी वाज प्रेजेंट इन? लुम्बिनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है और गौतम बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था, वो यहीं के राजकुमार थे और उनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध चाइल्डहुड नेम वाज? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है सुधोधन, ऑप्शन सी है राहुल या ऑप्शन डी महावीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो है बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। देखिए सुधोधन जो है ये गौतम बुद्ध के पिता थे, राहुल उनके पुत्र का नाम था और महावीर जो है ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और महावीर को ही रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्धास वाइफ? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ये है यशोधरा, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी प्रजापति या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यशोधरा। अगला प्रश्न है, हु वाज प्रजापति गौतमी? प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्धास फोस्टर मदर,
बुद्धास रियल मदर, बुद्धास सिस्टर, या नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुद्धास फॉस्टर मदर या फिर बुद्ध की पालक माँ। प्रजापति गौतमी जो थी वो गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर थी। और इसके साथ ही प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर बुद्धा स्टार्टेड मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे तट पर जो साधना करना शुरू किया था। ऑप्शन है ए निरंजना, ऑप्शन बी वितस्तता, ऑप्शन सी परुष्णी, या ऑप्शन डी अस्कनी। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए निरंजना। गौतम बुद्ध ने गया में निरंजन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना प्रारंभ किया था और वहीं पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा वितस्तता जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड की महत्वपूर्ण नदी है, हमने अभी पढ़ा। फरूसनी रावी नदी का पुराना नाम है। अस्किनी जो है चिनाब नदी का पुराना नाम है। वितस्तता झेलम नदी का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, बुद्धा परफॉर्म मेडिटेशन अंडर विच ट्री। गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे साधना की थी। ऑप्शन है पीपल, बनियान, मैंगो, या नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में देखें तो पीपल, बरगद, आम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने अपनी साधना की थी। अगला प्रश्न है, वेयर डज बुद्धा डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम नंबर ऑफ sermon। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी है कपिल वस्तु, ऑप्शन सी है राजग्रही, या फिर ऑप्शन डी खुशीनगर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपनी मैक्सिमम sermons डिलीवर किए हैं। इसके अलावा कपिल वस्तु जो है ये लुम्बिनी गांव में था जहाँ के गौतम बुद्ध राजकुमार थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था। राजगृह है जो है यहाँ पर पहली बुद्ध काउंसिल कराई गई थी अजात शत्रु के द्वारा। और खुशीनगर जो है इस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है वैशाली, या ऑप्शन डी कुंडलवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके अलावा जो है वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और कुंडलवन में जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अगला प्रश्न है, द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म आर नोन एज। बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए त्रिपिटक, पिटक, ऑप्शन बी अंगास, ऑप्शन सी वेदास, या ऑप्शन डी मुंडक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपिटिका। बौद्ध धर्म के जो है लिटरेचर्स या फिर साहित्य को त्रिपिटिका कहा जाता है। अंगास जो है ये जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता है। और वेद और मुंडक हमने जान लिया ये जो है ऋग्वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, इन व्हाट लैंग्वेज त्रिपिटिका वेर रिटन। त्रिपिटिकास जो है किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, या ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृत। अगला प्रश्न है, हाथी डैश का प्रतीक है। देखिए गौतम बुद्ध के 4 सिंबल हुए थे, उसमें से जो है हाथी जो है ये प्रतीक है गौतम बुद्ध के जन्म का। इसके बाद एक घोड़ा है, घोड़ा जो है उनके गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल का वृक्ष जो है वो उनके चक्र जो है वो एनलाइटमेंट है। और उनकी चरण पादुका जो है वो उनकी मृत्यु को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, देयर आर हाउ मेनी त्रिपिटिकास तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो देखिए ऐसे तो काफ़ी हुए लेकिन प्रमुख जो है वो 24 है। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए तो आपको लिखना है कि 24 हुए। और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे जो कि रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म माने जाते थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, दूसरे ऋषभदेव थे, सॉरी ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। दूसरे जो हैं वो अजीतनाथ थे। चौथे जो है वो पार्श्वनाथ थे। ये 4-5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हु वाज द मदर ऑफ महावीर। महावीर की माता कौन थी। ऑप्शन ए महामाया, ऑप्शन बी अनिया, ऑप्शन सी त्रिशाला, या ऑप्शन डी यशोधरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशाला। त्रिशाला जो है वो महावीर स्वामी की माता का नाम था। यशोधरा जो है वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। और देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना, गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी उनका भी नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की जो पत्नी थी इनका भी नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न है,
व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ जैन लिटरेचर, जैन धर्म के साहित्य की भाषा क्या है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत या डी मगधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। जैन धर्म की जो साहित्यिक भाषा थी वो पाली थी। अगला प्रश्न है, हु वाज द सेकंड तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर या डी अजीतनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अजीतनाथ। और इसके अलावा जो है ऋषभदेव, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म की तीन जो आधारभूत पिलर्स हैं वो दिए थे। और महावीर स्वामी को तो हम अभी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, फिर भी एक बार जान लेते हैं। ये जो है 24वें तीर्थंकर थे और रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर महावीर। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन सी है कालशोक, ऑप्शन डी है अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी उदयन। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक थे। अब देखिए ये थे बिंबिसार जो हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक थे, और एक हैं बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के में सम्राट अशोक के पिताजी और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, बिंबिसार हर्यक वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बिंबिसार। इसके बाद कालाशोक जो है वो सुंग डायनेस्टी के राजा थे, और अजातशत्रु बिंबिसार के जो है पुत्र थे, और उदयन जो है वो अजातशत्रु के पुत्र थे। और अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने शासन को हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु जो है उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मारकर वो यह हत्या कर कर मगध की गद्दी पर बैठे थे, और उदयन जो है वो अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। क्योंकि तीनों के तीनों राजा में सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हथियाया था, इसीलिए हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, मतलब पिता को मारने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, विच हर्यक किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र फ्रॉम राजगृह, राजगृह से पाटलिपुत्र किस हर्यक राजा ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए उदयन। उदयन ने जो है अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था। उससे पहले राजधानी जो है वो राजगृह में थी। ये इन्होंने 492 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखिए अजातशत्रु जो है इन्होंने पहली बौद्धिक काउंसिल करवाई थी, काल अशोक ने जो है दूसरी बौद्धिक काउंसिल करवाई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, विच डायनेस्टी सक्सीडेड हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी के बाद मगध की गद्दी पर कौन सी डायनेस्टी बैठी थी? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए शिशुनाग। शिशुनाग वंश ने हर्यक डायनेस्टी को मगध की गद्दी से हटाया था और अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, दूसरी बौद्धिक काउंसिल या फिर जो सम्मेलन था वो किसने आयोजन कराया था? ऑप्शन ए है काल अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोका या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काल अशोक। कनिष्क जो है इन्होंने चौथी बौद्धिक काउंसिल को करवाया था, जो कि कश्मीर में हुई थी। चारों बौद्धिक काउंसिल याद करने का तरीका, आरबीपी के, आर से राजगिरी, पहली राजगिरी में हुई थी, वी से वैशाली, दूसरी वैशाली में हुई थी, पी से पाटलिपुत्र, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और चार से कश्मीर, जो चौथी जो है वो के से कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ हाइडस पास वाज हेल्ड ऑन, हाइडस पास की लड़ाई कब हुई थी? पहले देखिए जो हाइडस पास है ये नदी का नाम है। हाइडस पास नदी को झेलम नदी भी कहा जाता है। हाइडस पास ग्रीक भाषा में इसको कहा जाता है और हिंदी भाषा में इसको झेलम नदी कहा जाता है। तो हाइडस पास की जो लड़ाई है वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, और ये जो है वो 326 बीसी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर इन्वेजन इन इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ मगध,
अलेक्जेंडर जब भारत में आक्रमण करने आया था तो उस वक्त मगध का राजा कौन था? ऑप्शन है ए धनानंद, बी महापद्म नंद, सी अशोका या डी शिशुनाग। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए धनानंद। धनानंद जो है वो उस वक्त मगध के राजा थे। महापद्म नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक थे। अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे और मौर्य डायनेस्टी के अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने काफी कुछ किया था अपने डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था और कलिंग युद्ध के बाद में, और बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया था, ना केवल भारत में बल्कि पूरी विश्व में। शिशुनाग जो है नागवंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला जो प्रश्न है वो है, हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। और काल अशोक जो है ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अशोकास विच रॉक एडिक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंगा वॉर? अशोक के किस शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13th रॉक एडिक्ट। सम्राट अशोक के जो है 13वें शिलालेख से हमें कलिंग वॉर के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए कलिंग वॉर जो हुआ था काफी खतरनाक, अत्यंत भयावह एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो है सम्राट अशोक ने ऐसा प्रचंड रूप धारण करके ऐसी हाहाकार मचाई थी कि उसके बाद जब इन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद देखा, युद्ध भूमि को देखा, तो ये खुद डर गए कि इतनी खतरनाक तबाही मैंने कैसे मचा दी। और उसके बाद जो है इनका धर्म परिवर्तन हो जाता है और ये बोलते हैं कि हमें धर्म विजय स्थापित करना चाहिए दिग्विजय के स्थान पर। युद्ध से जो है केवल मुर्दों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ये उनका उस समय की जो है महान वर्डिंग्स थी। उसके बाद ही जो है ये बौद्ध धर्म की ओर काफी आकर्षित होते हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और शस्त्र त्याग कर दिया था कलिंग युद्ध के बाद में। तो कलिंग युद्ध जो है वो उड़ीसा जो आज का है उसको पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। वो कलिंग और मगध की सेना के बीच में हुआ था और इसके बारे में जो है अशोक का जो 13वां रॉक एडिक्ट है उसके बारे में हमें उसमें इसकी जानकारी मिलती है या इसके बारे में उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न जो है, इंडिका इज रिटन बाय होम? इंडिका जो एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी ह्वेनसांग, सी फाहियान या डी चाणक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो एक ग्रीक ट्रेवलर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आते थे। कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो जब अलेक्जेंडर हाइडेस्पास की लड़ाई के बाद भारत से वापस जाते हैं तो उन्होंने क्या नॉर्थ एरिया में अपने गवर्नर्स छोड़ दिए थे। तो कई ग्रीक जो है वो भारत में रह गए थे और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब स्टार्टिंग फेज में अपनी राज्य को मतलब मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं तो पहले वो कई राज्यों के साथ अलायंस करते हैं जिसमें उन्होंने ग्रीकों से भी समझौता किया था और जो गवर्नर थे अलेक्जेंडर के, सेलुकस निकेटर, उनकी पुत्री से जो है जिनका नाम हेलेना था चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। और उसी समय जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था भारत में और उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा ह्वेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ये चाइनीज ट्रैवलर था। फाहयान जो है ये भी चाइनीज ट्रैवलर था और बौद्ध धर्म में की रिसर्च करने के लिए भारत में आया था। चाणक्य जो है खतरनाक कुटिल बुद्धि वाले किंग मेकर इनको कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है, चंद्रगुप्त मौर्य एक राजवंश के नहीं थे, वो एक नॉर्मल मतलब छोटी जाति से ही थे, लेकिन चाणक्य जो थे उनका दिमाग इतना तेज चलता था कि उन्होंने नंद वंश जैसे एक काफी शक्तिशाली वंश को गद्दी से हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को इतना प्रतापी राजा बनाया कि मगध जो है वो बाकी के 15 महाजनपद पर विजय हासिल कर लेता है। चाणक्य का दूसरा नाम जो है वो विष्णुगुप्त था और क्योंकि इनकी जो बुद्धि थी काफी कुटिल थी इसीलिए इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज? चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है
बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, हु वॉज द वाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है पत्नी, उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए दुर्धरा, ऑप्शन बी हेलेना, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चंद्रगुप्त की जो है दो बीवियां थी, एक थी दुर्धरा और दूसरी थी हेलेना। अगला प्रश्न है, अशोक व सक्सीडेड बाय होम। सम्राट अशोक के बाद में कौन राजा बनता है? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी काल अशोक, या ऑप्शन डी सुसीम। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दशरथ। सम्राट अशोक जब शस्त्र त्याग करते हैं और राजपाट का परित्याग कर देते हैं, तो उसके बाद जो है दशरथ जो है वो गद्दी पर बैठता है। इसके अलावा सुसीम जो है वो सम्राट अशोक के भाई थे, और ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जिसमें सुसीम भी एक थे। अगला प्रश्न है, हु इज ऑल्सो नोन एज अमित्र घाट। किसको अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो है हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार को जो है अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता था, और अमित्र घाट के अलावा इनको एमिट्रोक्रेटस के नाम से भी जाना जाता था। ये जो दोनों नाम है ये इनको ग्रीक लोगों के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है, हु वॉज दी लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बृहद्रथ, ऑप्शन बी है दशरथ, ऑप्शन सी सुसीम, या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्यन डायनेस्टी का अंतिम शासक था। देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक थे वो सम्राट अशोक थे, लेकिन जो ऑफिशियली लास्ट किंग था मौर्यन डायनेस्टी का, जिसने अंतिम तक सत्ता में बने रहा था, वो था बृहद्रथ। इसको जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा गद्दी से हटाया गया था, और शुंग डायनेस्टी को मगध की गद्दी पर उन्होंने पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, महेंद्र वास सन ऑफ। महेंद्र जो है किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी चाणक्य, या ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो महेंद्र जो है वो अशोक के पुत्र थे, जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, हु ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसने कराया था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। चलिए अब आप लोग कमेंट में लिखिए कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किस स्थान पर हुई थी। ये आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, हु वाज द थर्ड किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के तीसरे राजा कौन थे? ऑप्शन ए है शतकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी है सिमुका, ऑप्शन सी वशिष्ठ पुत्र, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सतकर्णी। सतकर्णी जो है सातवाहन डायनेस्टी के सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे राजा थे। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाथी गुम्फा जो है वो किस स्टेट में और किस शहर में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। देखिए स्टेट अगर पूछता है तो ये उड़ीसा में स्थित है, और अगर सिटी पूछता है तो सिटी जो है भुवनेश्वर है। ये भुवनेश्वर सिटी में स्थित है। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, और भुवनेश्वर में ही धौलीगिरी में अशोक का एक शांति स्तंभ भी है, जहां पर उन्होंने शस्त्र त्याग किया था कलिंग युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है, खारवेला वाज द किंग ऑफ। खारवेल जो है किस कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कलिंगा, ऑप्शन सी अवंती, या ऑप्शन डी कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मगध। खारवेल जो है मगध के राजा थे। तो सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, खारवेल मगध के नहीं कलिंगा के राजा थे। अगला प्रश्न है, हु किल्ड देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए जो है वासुदेव कन्नव, ऑप्शन बी जो है अशोक, ऑप्शन सी है खारवेला, या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव कन्नव। वासुदेव कन्नव ने जो है देवभूति की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, अमरावती वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। अमरावती किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए है सातवाहन वंश, ऑप्शन बी है नंदा वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, या ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन जो है वो दक्षिण के शासक थे, और वर्तमान में जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो इनकी टेरिटरी हुआ करती थी। इनकी जो राजधानी है वो अमरावती थी। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ वाज किल्ड बाय होम।
बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी दशरथ या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्पमित्र शुंग। इसके अलावा अग्निमित्र जो है वो पुष्पमित्रा शुंग के पुत्र थे। पुष्पमित्रा शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश को गद्दी से हटाकर मगध के सिंहासन पर शुंग वंश की स्थापना की थी। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के राजा थे जिन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित करवाई थी। अगला प्रश्न है मालविका अग्निमित्रम वाज रिटन बाय। मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्जामों में पहले ही पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी इसकी संभावना काफ़ी है। तो मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। कालिदास के द्वारा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें वो हैं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये भी कालिदास द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा मेघदूत जो है उसके भी रचनाकार जो है वो कालिदास ही हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा और धनानंद जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है वासुमित्र वास सन ऑफ। वासुमित्र जो है किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए है अग्निमित्र, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबोव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निमित्र। अग्निमित्र के पुत्र थे वासुमित्रा। अगला प्रश्न है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसके द्वारा आयोजित कराई गई थी? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है वासुदेव कन्नव, ऑप्शन सी है पुष्पमित्र या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव, क्योंकि जो है तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोक के द्वारा कराई गई थी और वो ऑप्शन में यहाँ है नहीं। अगला प्रश्न है एहोल इंस्क्रिप्शन वाज क्रिएटेड इन द कोर्ट ऑफ। एहोल इंस्क्रिप्शन किसके शासन के द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल इंस्क्रिप्शन बनवाया था जिसमें जो है हर्षवर्धन और उनके बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताया गया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो है उनकी लड़ाई जो है नर्मदा नदी के तट पर हुई थी और उसके बाद जो है इन दोनों में जो संधि हुई थी उसके द्वारा यह रिजल्ट सामने आया था कि जो उत्तर भारत का एरिया है या क्षेत्र है वो हर्षवर्धन का शासन का रहेगा और दक्षिण भारत पर पुलकेशिन द्वितीय अपना शासन स्थापित रखेंगे। अगला प्रश्न है एहोल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रवि कीर्ति, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी एहोल इंस्क्रिप्शन। ये पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट थे। इसके अलावा बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे और इनके द्वारा जो है हर्ष चरित्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय वाज किल्ड बाय होम। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने जो है पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की थी। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है वो है ह्वेन सांग कम टू इंडिया इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन ही वाज फ्रॉम। ह्वेन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था वह कहाँ से संबंधित है या फिर कहाँ से आया था? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा चाइना। ह्वेन सांग जो है वो चाइना से भारत आया था बौद्ध धर्म पर रिसर्च करने के लिए। अगला प्रश्न है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमारगुप्त के द्वारा उसका फाउंडेशन किया गया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बौद्ध धर्म का सेंटर थी टीचिंग के लिए और इसमें जो है कई देशों से छात्र आकर पढ़ा करते थे। बाकायदा इसके हॉस्टल हुआ करते थे जहाँ पर विभिन्न विभिन्न देशों के छात्र आते थे बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के लिए। और इस बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पे मेडिकल, साइंस एंड टेक और साहित्य वगैरह काफ़ी जो है विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो ये था हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थे। एंशियंट हिस्ट्री को हमने पूरी कवर कर ली, उस पर हमने जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। और अब इसके बाद जो है आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इससे बाहर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अंतर ही आएगा। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो आपके एक भी नंबर नहीं छूटेंगे। अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें जो है हम मेडिवल हिस्ट्री जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे भारत में हिंदुइज्म से जो है मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ और कैसे मुस्लिम इन्वेजन हुए भारत में, कैसे हिंदू राजा को मुस्लिमों द्वारा हराया गया और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ते हुए हम
1707 ईस्वी तक पहुंचेंगे तो उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी और उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश इन्वेजन हुआ था भारत में और भारत कैसे अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एंशियन हिस्ट्री के बारे में आपको जो है सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो ये है, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहाँ से भी चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको हमारे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ और हमारे सारे नोटिफिकेशन जो है लेक्चर के वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।